नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमारी जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है, इसका आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 83 लेक्चर, यानी कि 83rd लेक्चर हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। मैं इसमें आप लोगों को क्या पढ़ाऊँगा उसके बारे में बता देता हूँ। जो न्यूमरा सुंदर जी की मैंने बुक पढ़ाई थी, ए कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर, उस बुक को मैंने विधिवत तरीके से 183 लेक्चर की प्लेलिस्ट में मैंने प्रॉपर तरीके से पढ़ा दिया था। उसी को मैं यहाँ पर एक तरीके से आप समझो कि मैं आप लोगों का रिवीजन करवा रहा हूँ। अगर आप लोग उस सीरीज़ को देख रहे हो और साथ में अगर इसको भी अटेंड करते चल रहे हो, इस लेक्चर को भी, इस वाली सीरीज़ को भी, तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जो चीज़ें आपने वहाँ पर पढ़ी है, वो आपने अच्छे से याद कर पाई, आपको अच्छे से याद हुआ कि नहीं याद हुआ, क्या समस्या रह गई, अपने आप को यहाँ पर आप चेक कर पाओगे। एक तरीके से ये एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है। यहाँ पर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता चलूँगा, चीज़ों को एक्सप्लेन करते चलूँगा, तो विधिवत तरीके से आपको यहाँ पर ये चीज़ें पढ़ने को मिल जाएँगी। मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूँ उससे पहले बता देता हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च कर रखा है। कोर्स का नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। इस कोर्स के बारे में अगर हम बात करें बेटा, तो इस कोर्स के अंदर यहाँ पर जो दिए गए सभी सब्जेक्ट्स हैं, ये सभी सब्जेक्ट बिल्कुल विधिवत तरीके से बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक अच्छे से आपको पढ़ाए जाएँगे। और इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा बाइलिंगुअल पढ़ाया जाएगा और इसका आपको वीडियो लेक्चर भी मिलेगा और साथ में इसका एक पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, जिसकी मदद से आप अपना खुद का भी नोट्स बना सकते हो और अगर आप चाहो तो इसको प्रिंट करवा के अपने रिवीजन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। इसको अगर आपको परचेज़ करना है तो यहाँ पर दिया गया है जो क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मात्र ₹1000 का पेमेंट करके आप इसको परचेज़ कर सकते हो। इस कोर्स को परचेज़ कर लेने के बाद आप यहाँ पर दिए गए जो तमाम एग्ज़ाम हैं, जो एग्रीकल्चर जो ग्रेजुएट होते हैं, वो विधिवत तरीके से पढ़ते हैं। तो ये सभी बच्चे जो इन सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे फिर आईबीपीएस, एएफओ हो या फिर स्टेट लेवल के कोई भी एग्ज़ाम हो, डबलईओ का एग्ज़ाम होता है, राजस्थान में सुपरवाइज़र का होता है, एमपी में एआरईओ का एग्ज़ाम है। इन तमाम तरीके के जो एग्ज़ाम हैं, उनको आप विधिवत तरीके से यहाँ से पढ़ के दे सकते हो। ये मेरी गारंटी है कि अगर आपने अच्छे से इसको पढ़ लिया, तो आपको अलग से कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जितना पढ़ाया जाएगा वो मोर देन इनफ होगा, पूरा एग्रीकल्चर आपको तैयार करा दिया जाएगा। अगर आप इस कोर्स से रिलेटेड अधिक जानकारी चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है, वो सभी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग द ग्रीनिंग डिजीज ऑफ सिट्रस। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो बेटा सिट्रस होता है, सिट्रस के अंदर सिट्रस ट्रिस्टिया लगता है, सिट्रस कैंकर लगता है और सिट्रस ग्रीनिंग लगता है। ये तीन तरीके के जो डिजीजेस होती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली होती हैं जो सिट्रस के अंदर लगती हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो सिट्रस के अंदर जो ग्रीनिंग डिजीज लगती है, इसमें क्या हो जाता है कि जो सिट्रस के पत्तियाँ हैं और उसका जो फल है, वो बीच-बीच में कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। तो यहाँ पर आपसे यही पूछा जा रहा है कि इसको जो फैलाने वाला वेक्टर है, ये फैलाता कौन है? ये जो डिज़ीज़ है सिट्रस ग्रीनिंग, ये फैलाता कौन है? तो आपके ऑप्शन क्या-क्या हैं? एक तो है एशियाई सिट्रस साइला, इसके अलावा स्क्वैश बग है, कॉर्न लीफ हॉपर है और ग्रीन लीफ हॉपर है। इन चारों ऑप्शन में से कौन-सा ऑप्शन सही है, आपको बस यही चीज़ यहाँ पर बता देनी है। तो याद रखना बेटा, जो सिट्रस ग्रीनिंग डिज़ीज़ होता है, इसको कौन फैलाता है? सिट्रस ग्रीनिंग जो डिज़ीज़ होती है, वो फैलाने का काम करता है एशियन सिट्रस जो साइला होता है, यही फैलाता है। ये क्या करता है? ये इस वेक्टर को लेके जाता है और उसके बाद इसको फैला देता है। अगर हम बात करें तो इसको जो फैलाता है, जो सिट्रस डिज़ीज़ होती है, किसकी वजह से होती है? तो सिट्रस की जो बेटा डिज़ीज़ होती है, वो होती है कैंडिडेटस लिब्रोबैक्टर नाम का एक बैक्टीरिया होता है। पहले इसको माना जाता था कि माइक्रो एमएलओ टाइप का एक ऑर्गेनिज्म होता है, एमएलओ। लेकिन फिर बाद में जब रिसर्च किया गया तो पता चला कि ये एमएलओ नहीं है, अभी तो ये एक बैक्टीरिया है। क्या है ये? ये एक बैक्टीरिया है। इसी बैक्टीरिया की वजह से ये फैलता है। सिट्रस ग्रीनिंग बैक्टीरियल डिजीज़ होती है और ये एशियन सिट्रस साइला जो होता है, ये इसके वेक्टर के रूप में काम करता है। समझ गए?
इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बेटा स्क्वैश जो बग है, स्क्वैश बग की अगर हम बात करें तो स्क्वैश बग का जो साइंटिफिक नेम होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं बेटा अनासा अनासा ट्रिटिस। क्या कहते हैं इसको? अनासा ट्रिटिस बोलते हैं। ये एक ऐसा वेक्टर होता है जो कि येलो वाइन जो डिजीज लगती है ना कुकुरबिट्स के अंदर, कुकुरबिट्स के अंदर येलो वाइन डिजीज को फैलाने का ये काम करता है। इसके अलावा कॉर्न लीफ हॉपर की अगर हम बात करें तो कॉर्न लीफ हॉपर जो होता है इसको हम साइंटिफिकली क्या बोलते हैं? इसको बेटा हम साइंटिफिकली बोलते हैं डेल्ब्लस 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 मैडिस। क्या बोलते हैं? डेल्ब्लस मैडिस इसको कहा जाता है कॉर्न लीफ हॉपर का। और ये जो कॉर्न लीफ हॉपर होता है ये क्या करता है? ये बेटा कॉर्न की जो स्टंट डिजीज होती है ना, कौन सी? जो कॉर्न की स्टंट स्टंट कॉर्न की जो स्टंट डिजीज होती है इसको फैलाने का काम करता है। इसके अलावा बात करेंगे किसकी? ग्रीन लीफ हॉपर की। तो जो ग्रीन लीफ हॉपर होता है इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? इसको याद कर लेना। इसका साइंटिफिक नेम होता है नेफोथेटिक्स नेफोथेटिक्स वेरेसेंस। क्या होता है? नेफोथेटिक्स वेरेसेंस इसका साइंटिफिक नेम होता है। और ये क्या करता है? ये जो ग्रीन लीफ हॉपर होता है बेटा ये धान के अंदर, किसके अंदर? जो राइस होता है ना, इस राइस के अंदर ये क्या करता है? राइस के अंदर जो टुंगरू डिजीज होता है ना, टुंगरू डिजीज इसको फैलाने का काम करता है। समझ पा रहे हो? इसके अलावा जो येलो डॉर्फ डिजीज होती है राइस के अंदर, येलो डॉर्फ राइस के अंदर क्या होता है? एक एक फैलता है येलो डॉर्फ। तो ये 2 डिजीज़ जो होती है, इसको फैलाने का काम कौन करता है? ये करता है ग्रीन लीफ हॉपर। समझ गए यहाँ तक की कहानी? इसके अलावा बेटा वही सब चीज़ें यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को समझाई है, वो सभी चीज़ें यहाँ पर विधिवत तरीके से दी गई हैं। ध्यान से देख लेना, पढ़ लेना और समझ लेना, कोई बहुत ज़्यादा डिटेल वाली बात है ही नहीं इसमें समझने वाली। मैंने आप लोगों को कायदे से लिख के उसको समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में ये बहुत बार पूछा भी गया है। पूछ रहा है कि व्हिच फंगल डिजीज वाज हिस्टोरिकली रिस्पांसिबल फॉर द ग्रेट बंगाल फेमाइन इन 1943। कह रहा है कि ऐतिहासिक रूप से जो 1943 में बंगाल में जो अकाल पड़ा था उसके लिए कौन सा फंगस जिम्मेदार था? तो ध्यान से समझना बेटा, जो बंगाल में फेमाइन आया था, बंगाल में फेमाइन आया था, बंगाल में खेती किसकी होती थी? बंगाल में बेटा खेती होती थी धान की। और धान के अंदर एक फंगस लग गया था जिसकी वजह से जो धान का उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वो कौन सा फंगस वाली बीमारी थी जिसकी वजह से धान का उत्पादन घटा था? ब्लास्ट ऑफ राइस, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, ब्राउन लीफ स्पॉट या फिर बकाने डिजीज। यहाँ पर आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है। तो बेटा याद रखना कि जो ब्राउन लीफ स्पॉट होता है ना, ब्राउन लीफ स्पॉट जो कि किसके द्वारा फैलता है? जो कि फैलता है हेलिमिन्थोस्पोरियम ओराइजी की वजह से फैलता है। और यही फंगस होता है हेलिमिन्थोस्पोरियम ओराइजी। और इसी की वजह से धान का उत्पादन घटा था और 1943 में बंगाल में क्या आया था? अकाल पड़ा था। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे बेटा हेलिमिन्थोस्पोरियम ओराइजी जो होता है जब ये लगता है तो ब्राउन लीफ स्पॉट कुछ इस तरीके से आपको धान की जो पत्तियां होती हैं उसमें कुछ ऐसे-ऐसे ब्राउन लीफ स्पॉट आपको देखने को मिलते हैं। मैंने कई बार इसको बताया भी है, जो मेरा पीडीएफ वाला कोर्स है, अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स में भी मैंने इस चीज़ को समझा रखा है। इसमें क्या होता है कि जब ये लगता है तो कोलियोप्टाइल इसका क्या होता है, सीडलिंग का जो कोलियोप्टाइल होता है वो क्या होता है, धीरे-धीरे उसके अंदर इन्फेक्शन होता है। और अगर पौधा धीरे-धीरे बड़ा होता जा रहा है तो पूरे पौधे के जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, स्पेशली जो पत्तियाँ होती हैं, वहाँ पर इसका फंगस ज़्यादा देखने को मिलता है जिसकी वजह से पत्तियाँ डैमेज हो जाती हैं और उत्पादन घटने लगता है। समझ गए? तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। इसके अलावा बेटा राइस ब्लास्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो ब्लास्ट ऑफ राइस है ये किसकी वजह से होता है? ये पायरिकोलेरिया ओराइजी की वजह से होता है। कुछ इस तरीके से आपको ये ब्लास्ट डिजीज़ देखने को मिलती हैं। लिसन स्पॉट होता है और ये चावल का सबसे गंभीर रोग होता है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम धनवानों का रोग बोलते हैं। कहने का इसका मतलब ये है कि इसको रिच मैन डिजीज़ बोलते हैं। ऐसा क्यों बोला जाता है बेटा? क्योंकि इस बीमारी के लगने के बाद जो चावल उत्पादित होता है, उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है।
तो उसको जो अमीर लोग होते हैं, जिनको बिल्कुल अच्छा-सा चावल चाहिए, वो लोग इसको प्रेफ़र नहीं करते हैं। लेकिन जिसको अपना जीवन निर्वाह करना है, जिनको केवल भोजन से मतलब है, वो लोग इसको थोड़ा-सा यूज़ कर लेते हैं। थोड़ी इन्फीरियर क्वालिटी की हो जाता है, तो इसको लोग खाते हैं। समझ गए? इसके अलावा बेटा एक बैक्टीरियल डिज़ीज़ भी धान के अंदर लगती है और बहुत महत्वपूर्ण डिज़ीज़ है, जिसको कहते हैं बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जो ज़ैंथोमोनास ओराइजी की वजह से होता है। कुछ इस तरीके से बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट लगता है। इसमें पत्तियाँ जो होती हैं वो बीच-बीच में से ऐसे सफ़ेद हो जाती हैं, येलो स्टिक देखने को मिलने लगता है और जो क्रेसेक सिम्पटम डेवलप होता है, इसी की वजह से होता है। कई बार पूछा जाता है जो क्रेसेक सिम्पटम होता है, ये किसकी वजह से होता है? तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो ज़ैंथोमोनास ओराइजी होता है, इसकी वजह से आपको देखने को मिलता है। एक डिज़ीज़ धान के अंदर बेटा और भी लगती है, जिसको हम बकानी डिज़ीज़ बोलते हैं। बकानी डिज़ीज़ जो लगता है बेटा, ये जिब्रेला फ्यूजिकोराई की वजह से लगता है। ये जिब्रेला फ्यूजिकोराई जो होता है, जब ये लगता है तो धान के अंदर बकानी डिज़ीज़ होती है और बकानी डिज़ीज़ जब होती है तो पौधे की जो नॉर्मल हाइट है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि मान लेते हैं हमारा पूरा खेत है, पूरे खेत में पौधे की हाइट नॉर्मली इतना है। लेकिन अगर किसी के अंदर जिब्रेला फ्यूजिकोराई का संक्रमण हो जाएगा, तो वो पौधा थोड़ा-सा बड़ा हो जाता है। नॉर्मल पौधों की अपेक्षा वो बड़ा हो जाएगा और उसकी जो यील्ड होती है, पौधा क्योंकि बड़ा हो जा रहा है, तो बड़ा होने में उसको टाइम लगेगा। तो जब उसको फ्लावरिंग करने का था, तब वो समय अपना वेजिटेटिव ग्रोथ कर रहा था। इस वजह से फ्लावरिंग कम होती है और यील्ड अल्टीमेटली घट जाती है। समझ पा रहे हो? इसको हम फूलिश सीडलिंग भी बोलते हैं। इसमें एबनॉर्मल इलोंगेशन हमको देखने को मिलता है। समझ गए? तो ये कुछ महत्वपूर्ण डिजीज़ेज़ आपको देखने को मिलती हैं धान की फसल में। तो इस क्वेश्चन के साथ आपको ये सभी चीज़ें भी कायदे से याद करनी है। इसके अलावा बात करते हैं बेटा, अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि मैच द लिस्ट माइकोप्लाज्मा और फाइटोप्लाज्मल डिजीज़ हैं। यहाँ पर या तो माइकोप्लाज्मा से लगने वाली बीमारियाँ हैं या तो फाइटोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा जो यूज़ किया जाता है, वो पौधे के अंदर और जंतुओं के अंदर, दोनों के अंदर यूज़ कर लिया जाता है। लेकिन जो फाइटोप्लाज्मा शब्द यूज़ किया जाता है, तो केवल पौधों के अंदर जो माइकोप्लाज्मा होता है, उसी का वही इसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है सबसे पहले बेटा फिलोडी डिजीज़। तो फिलोडी डिजीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा। ये जो फिलोडी डिजीज़ होती है बेटा, ये किसके अंदर लगती है? ये फिलोडी डिजीज़ जो लगती है, ये तिल के अंदर लगती है और यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर वेक्टर दिया गया है। जो बेटा माइकोप्लाज्मा वाली डिजीज़ होती है, ये भी किसी न किसी वेक्टर के द्वारा फैलती है और इसके अलावा अगर हमारी कोई फसल है, उसके अंदर अगर कोई वायरस वाली बीमारी लग रही है, तो वायरस वाली बीमारी भी जो फैलती है, उसको भी फैलाने के लिए कोई ना कोई वेक्टर होता है। एक बार को फंगस वाली जो बीमारी है या बैक्टीरियल जो बीमारी है, वो अपने आप भी फैल सकती है, मतलब सीड बॉर्न, सॉइल बॉर्न भी हो सकती है। लेकिन जो वायरल बीमारी है या फिर फाइटोप्लाज्मा वाली जो बीमारी है, ये सभी बीमारियां अधिकतर किसी न किसी इंसेक्ट के द्वारा, किसी न किसी एक वेक्टर के द्वारा ही फैलती हैं। तो यहाँ पर जो फिलोडी है, जो कि तिल के अंदर लगता है, ये फैलाता कौन है? तो ये फैलाता है बेटा एक लीफ हॉपर होता है और उस लीफ हॉपर का नाम क्या है? उस लीफ हॉपर का नाम है ओलियोरिस एल्विस एल्विसनेक्टस होता है। समझ गए? तो ये किस में फैलाता है? ये सीसम के अंदर फिलोडी डिजीज़ को फैलाता है। इसके अलावा लिटिल लीफ होता है। लिटिल लीफ जो होता है, इसमें नॉर्मली जो पत्तियाँ होती हैं पौधे की, उससे पत्तियाँ छोटी हो जाती हैं। तो ये लिटिल लीफ जो लगता है, ये किसके अंदर लगता है? लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसके अलावा लिटिल लीफ ऑफ कॉटन पढ़ा होगा। तो लिटिल लीफ जो फैलता है, ये किसकी वजह से फैलता है? तो याद रखना कि जो लिटिल लीफ डिजीज़ है, जो कि ब्रिंजल के अंदर लगती है, ये ब्रिंजल के बारे में यहाँ पर मैं डिटेल में बात कर रहा हूँ। तो जो ब्रिंजल के अंदर लिटिल लीफ लगती है, ये भी फैलाता कौन है? ये भी बेटा एक तरीके का लीफ हॉपर होता है और उस लीफ हॉपर का क्या नाम है? उस लीफ हॉपर का नाम है सेक्टियस सेक्टियस पाइसिटस। इसकी वजह से ये फैलता है। इसके अलावा येलो डॉर्फ जो डिजीज़ है, येलो डॉर्फ डिजीज़ किसके अंदर लगता है? येलो डॉर्फ डिजीज़ बेटा राइस के अंदर लगता है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था। तो येलो डॉर्फ डिजीज़ जो है, ये ग्रीन लीफ हॉपर की वजह से लगता है, जिसको क्या कहते हैं? जिसको हम बोलते हैं निकोटेटिक्स वेरिस्सेंस बोलते हैं। इसके अलावा सैंडल स्पाइक जो होता है, नाम से पता चल रहा है सैंडल यानी कि जो चंदन का पौधा होता है, चंदन के पौधे में सैंडल स्पाइक लगता है। ये पत्तियों पे लगने वाली एक बीमारी होती है। इसमें पत्तियाँ जैसे नॉर्मली जो चंदन की पत्तियाँ होती हैं, कुछ इस तरीके से रहती हैं जैसे नॉर्मली पत्तियाँ होती हैं।
इस तरीके से नॉर्मल पत्तियाँ जैसे होती हैं ऐसे रहती हैं। लेकिन जब सैंडल स्पाइक लग जाता है, तो पत्तियाँ बहुत पतली-पतली सी हो जाती हैं। अभी मैं आगे आपको फिगर के माध्यम से दिखा दूँगा कि कैसे हो जाता है। तो ये किसकी वज़ह से लगता है? ये बेटा लगता है लीफ हॉपर, जिसको क्या कहते हैं? जिसको हम बोलते हैं जेसस इंडिकस। जेसस इंडिकस की वज़ह से ये आपको देखने को मिलता है। तो ए किस पे जा रहा है? ए जा रहा है बेटा थर्ड पर। तो ए थर्ड पर यहाँ जा रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। हमको आगे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर बेटा आप देखोगे जो सैंडल स्पाइक होता है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो होता है चंदन, चंदन की नॉर्मल ये पत्तियाँ होती हैं। लेकिन जब चंदन के अंदर बीमारी लगती है ये सैंडल स्पाइक वाली, तो ये पत्तियाँ बिल्कुल ऐसे हो जाती हैं। स्पाइक का मतलब क्या होता है? काँटा। जैसे सीधा-सीधा पतला-पतला सा काँटा होता है ना, पत्तियाँ कुछ उस तरीके से हो जाती हैं। तो ये किसकी वजह से होता है बेटा? ये होता है जैसिड इंडिकस की वजह से होता है। ये लीफ हॉपर इसको ट्रांसफ़र करता है। इसके अलावा धान के अंदर जो येलो डॉर्फ होता है, इस तरीके से पौधा पीला पड़ जाता है और छोटा हो जाता है। ये ओराइजा सटाइवा धान के अंदर ये लगता है। इसका जो वेक्टर होता है ये कौन-सा है? नेफोटेटिक्स वेरिसेंस होता है। ग्रीन लीफ हॉपर इसको फैलाता है। इसके अलावा लिटिल लीफ की बात करते हैं, तो लिटिल लीफ जो ब्रिंजल के अंदर लगता है, ये कौन फैलाता है? ये फैलाता है सेस्टियस फाइसाइटिस। सिस्टियस फाइसाइटिस की वजह से फैलता है, ये लीफ हॉपर होता है। इसके अलावा जो फिलोडी डिजीज़ होती है, फिलोडी डिजीज़ में क्या होता है बेटा? फिलोडी डिजीज़ में जो ये शीशम की पत्तियाँ होती हैं और पत्तियों के बाद यहाँ पर जो ये फ्लावरिंग लगनी है, तो ये जो फ्लावर है ना, जहाँ पर फ्लावर लगना था, ये फ्लावर ना लगकर वहाँ पर क्या हो जाता है? फ्लावर की जगह पर ये जो फ्लावर होता है वो लीफ वहाँ पर निकल आती है, यानी कि फूल जो होता है वो वहाँ पर पत्तियाँ निकल आती हैं। जैसे यहाँ पर देखो ये फ्लावर निकलना था, फ्लावर निकलता फिर बाद में यहाँ पर फ्रूटिंग हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फ्लावर ना निकलकर पत्ती निकल जाती है। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर फ्लावर के अंदर देखने को मिल जाता है। तो ये जो होता है, इसको कौन फैलाता है? इसको फैलाता है ओरेसियस एल्बीसिंटस फैलाता है। समझ गए? ये एक तरीके का लीफ हॉपर होता है। समझ गए बेटा यहाँ तक बात? अगला क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वायरल डिजीज एंड देयर ट्रांसमिटिंग वेक्टर। कह रहा है कि वायरल रोगों और उसके प्रसारक वाहकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये हमको ये 3 कथन दिए गए हैं। हमको बताना है कि इनमें गलत कौन-सा है। इस चीज़ को ध्यान रखना कि ये सभी के सभी वायरल डिजीज़ हैं और वायरल डिजीज़ के यहाँ पर वेक्टर दिए गए हैं। जैसे कि उनको फैलाता कौन? जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जितने भी बेटा वायरल डिजीज़ होती है या फिर माइकोप्लाज्मा वाली डिजीज़ होती हैं, उनको फैलाने के लिए कोई न कोई इंसेक्ट या कोई न कोई जंतु जो होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि स्टेरिलिटी जो मोज़ेक होता है, जो कि पिजन पी के अंदर लगता है, वो ट्रांसमिट किया जाता है एरियोफिड माइट के द्वारा। ये बात जो कही जा रही है बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एरियोफिड जो माइट होता है, वो अरहर के अंदर स्टेरिलिटी मोज़ेक वायरस को फैलाता है। इसमें क्या होता है कि जो अरहर का पौधा है, वो वेजिटेटिव ग्रोथ उसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है और फ्लावरिंग उसके अंदर कम होती है। जब फ्लावरिंग का टाइम होता है, तो पौधा अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ कर रहा होता है और जब वेजिटेटिव ग्रोथ करके वो कंप्लीट करता है, तो फ्लावरिंग का टाइम निकल जाता है। इसलिए फ्लावरिंग उसके अंदर या तो नहीं होती है और या तो अगर होती भी है, तो बहुत कम फ्लावरिंग उसके अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा अगला जो है क्या कह रहा है कि बड नेक्रोसिस ऑफ ग्राउंडनट इज प्राइमरीली ट्रांसमिटेड बाय एफिड। जो बड नेक्रोसिस होता है, बड नेक्रोसिस में क्या होता है कि जो मूंगफली में नई नई जो कलिकाएं निकल रही होती हैं, वो धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, वो खराब होने लगती हैं, नेक्रोटिक होने लगती हैं। तो ये जो फैलता है बेटा, यहाँ पर लिखा गया है कि एफिड के द्वारा फैलता है। ये बात जो लिखी गई है वो गलत लिखी गई है, क्योंकि बेटा ये जो बड नेक्रोसिस ग्राउंड नट के अंदर होता है, ये एफिड की वजह से नहीं, अभी तो ये थ्रिप्स की वजह से फैलता है। ये किसकी वजह से फैलता है? ये थ्रिप्स की वजह से फैलता है। इसके अलावा बात करते हैं किसकी? येलो वाइन मोज़ेक ऑफ भिंडी। जो भिंडी होता है, भिंडी के अंदर जो येलो वाइन मोज़ेक जो होता है, ये किसके अंदर वजह से फैलता है? तो येलो वाइन मोज़ेक वायरस ऑफ जो ओकरा है, ये व्हाइट फ्लाई की वजह से फैलता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। तीसरा पॉइंट कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तीसरा और या पहला पॉइंट, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखना। एग्ज़ाम में ऐसे-ऐसे क्वेश्चन बार-बार पूछे जाते हैं, तो ये जो बार-बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इनको मैं बार-बार इसी वजह से बार-बार रिवाइज़ करता हूँ, क्योंकि आप लोगों में से ज़्यादातर जो बच्चे हैं, वो नोट्स नहीं बनाते। तो नोट्स नहीं बनाओगे बेटा, तो याद करने का केवल एक ही तरीका है, तो उसको बार-बार सुनो। इसलिए मैं कई बार एक ही सेंटेंस को 2-3 बार बोलता हूँ। एक ही चीज़ को 2-3 बार बताता हूँ, जिससे ये होता है,
थोड़ा-सा आपको बोरियत भले महसूस हो कि सर जी एक ही चीज़ को आपको 3 बार बताते हो एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में, तो इस वजह से बेटा मैं बताता हूँ कि जिससे आपको एक ही बार में याद हो जाए, क्योंकि मुझे पता है कि नोट्स तो आप बनाओगे नहीं। नोट्स बनाने वाले बच्चे थोड़े-से कम हो गए हैं, अब नोट्स नहीं बनाना चाहते, पता नहीं क्यों? जबकि नोट्स बनाना सबसे अच्छा होता है, पढ़ाई का सबसे बढ़िया तरीका नोट्स बना के ही पढ़ना होता है। केवल नोट्स बनाना भी नहीं होता है कि हाँ, मैंने कुछ ऐसे भी दोस्तों को देखा है अपने पढ़ते समय, जब मैं पढ़ता था, तो कुछ हमारे ऐसे भी दोस्त थे, जो केवल नोट्स ही बनाते थे। अगर वो 8 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 8 घंटे में वो 6 घंटे नोट्स ही बनाते थे। ना रिवीज़न कर रहे हैं, ना पढ़ रहे हैं, केवल नोट्स बनाते थे। तो वो केवल ऐसे भी नहीं काम चलने वाला है, पढ़ते-पढ़ते नोट्स भी बनाते रहा करो, वो सबसे बढ़िया होता है। तो ये भी बात सही है, हमको यहाँ पर बेटा गलत खोजना था, तो गलत केवल दूसरा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है कि द राइस टुंगरू डिजीज जो होती है वो प्राइमरली ट्रांसमिटेड बाय ब्राउन प्लांट हॉपर। जो राइस का जो टुंगरू डिजीज लगता है, ये ब्राउन प्लांट हॉपर की वजह से लगता है, ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। और ये चीज जो कही जा रही है बेटा, ये चीज बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि राइस का जो टुंगरू डिजीज लगता है वो बेटा ब्राउन प्लांट हॉपर की वजह से नहीं लगता है, ये लगता है ग्रीन लीफ हॉपर की वजह से। किसकी वजह से लगता है ये ग्रीन लीफ हॉपर जो होता है, ये इसकी वजह से लगता है, ग्रीन लीफ हॉपर की वजह से लगता है। समझ गए? फिर यहाँ पर बात उठती है सर जी कि ब्राउन प्लांट हॉपर से क्या लगता है? तो ब्राउन प्लांट जो हॉपर होता है, ये क्या फैलाता है? ये फैलाता है ग्रासी स्टंट। क्या फैलाता है बेटा ये फैलाता है ग्रासी स्टंट। असल में थोड़ा-सा प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जगह चेंज हुई है और सेटअप थोड़ा-सा चेंज हुआ है, तो दिमाग थोड़ा-थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा है। आपको पढ़ाते समय भी थोड़ा-सा महसूस हो रहा होगा। धीरे-धीरे आदत पड़ जाएगी तो फिर मामला सेट हो जाएगा 2-4 दिन में, तो बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं अगला क्या है? अगला बोला जा रहा है कि राइस टुंगरू इज़ अ यूनिक डिजीज़ कॉज्ड बाय स्टिमुलेटेनियस इन्फेक्शन ऑफ एन आरएनए वायरस एंड ए डीएनए वायरस। कहने का मतलब ये है बेटा, देखो ध्यान से समझना, जो वायरसेस होते हैं, वायरसेस जो होते हैं या तो वो बेटा डीएनए के बने होते हैं या फिर वो आरएनए के बने होते हैं। अधिकतर जो वायरस होते हैं वो तो या तो डीएनए के रहेंगे या तो आरएनए के रहेंगे, जिसमें आरएनए के वायरस ज़्यादा होते हैं। पौधे में लगने वाली जो बीमारियां होती हैं उसमें आरएनए वायरस ज़्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये राइस का टुंगरू वायरस जो है, ये टुंगरू डिजीज वाला जो वायरस है, इसके अंदर सिमुल्टेनियसली आरएनए वायरस और डीएनए वायरस, ये दोनों लोग मिल के काम करते हैं, फिर इस धान के पौधे को बर्बाद करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। यानी कि असर्शन तो हो गया गलत, लेकिन रीजन हो गया ट्रू। तो असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि which of the following pair of minor disease of rice and their causal pathogen is incorrectly matched। कह रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा माइनर डिजीज है राइस के अंदर जो कि किसी एक पैथोजन की वजह से होता है और वो इनकरेक्टली मैच है। तो ध्यान से समझना, यहाँ पर बेटा जितने भी बीमारियां लिखी गई हैं ये सभी के सभी धान की बीमारियां हैं और ये सभी माइनर डिजीज हैं धान के अंदर। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये जो लिखे गए हैं, ये सभी लिखे गए हैं कि ये बीमारियां हैं और ये किसकी वजह से हो रहा है, उसके पैथोजन के नाम है। इसमें से एक गलत है। सोचो और देखो, पढ़ के बताओ। कह रहा है कि सीथोलाइट जो लगता है, ये सीथोलाइट जो लगता है ये राइजोक्टोनिया सोलेनाई की वजह से लगता है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। उदबत्ता डिजीज किसकी वजह से लगता है? ये लगता है एफिलिनस ओराइजी की वजह से लगता है। ये भी बिल्कुल सही है। फॉल्स स्मिट जो होता है वो किसके वजह से लगता है? ये सेल्विसिस ओराइजी की वजह से लगता है। ये भी बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर पानसुक जो है जिब्रेला फ्यूजिकोराई, यहाँ पर जो बेटा ये लिख रहा है कि पानसुक जो होता है वो जिब्रेला फ्यूजिकोराई की वजह से लगता है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि बेटा जो जिब्रेला फ्यूजिकोराई है वो तो मैंने बताया था ना कि पौधा जो है एबनॉर्मली ज़्यादा लंबा हो जाता है। फिर ये पानसुक क्या होता है? पानसुक बेटा कोई एक बीमारी नहीं होती है, ये एक तरीके का ये डिसऑर्डर होता है। डिसऑर्डर समझते हो? एक विकार होता है, जैविक विकार। ये होता क्यों है? जब खेत में पानी ज़्यादा रहता है, पान से याद कर लेना पानी और सुख से याद कर लेना अधिक मात्रा। जब पानी की मात्रा अधिक होती है यानी कि जो पुअर ड्रेनेज होगा, क्या होता है? जब पुअर ड्रेनेज सिस्टम होता है, पुअर जब पुअर ड्रेनेज सिस्टम होता है, खेत में लंबे टाइम तक पानी भरा रहता है, तो उस समय पर ये होता है। अगर इसके अंदर हम अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल कर देते हैं, तो इससे पानसुख बीमारी को हम थोड़ा-सा
कम कर सकते हैं। ये भी एक तरीके का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। बहुत बच्चे इसको समझ लेते हैं कि सर जी ये कोई डिज़ीज़ है। डिज़ीज़ नहीं है बेटा, इस चीज़ को थोड़ा-सा याद रखना कि ये एक डिसऑर्डर होता है जो कि पुअर ड्रेनेज की वजह से होता है। समझ गए? अगर हम ड्रेनेज प्रॉपर तरीके से कर ले पाएँ और इसके अलावा अमोनियम सल्फेट जो है, इसको अगर हम थोड़ा-सा सही कर पाएँ, अमोनियम अमोनियम सल्फेट अगर हम अप्लाई कर पाएँ, तो इससे जो मानसिक बीमारी है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी जिब्रेला फ्यूजिकुराई जिसमें पौधे की हाइट जो होती है एबनॉर्मल हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बेटा बोलते हैं बकाने डिजीज़। क्या कहते हैं उसको? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, उसको हम बकाने डिजीज़ बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि द फास्टिडियस वेस्कुलर कोलोनाइजिंग बैक्टीरिया, फास्टिजियस वेस्कुलर कोलोनाइजिंग बैक्टीरिया जो कि कौन-सा है? जो कि है स्पाइरोप्लाज्मा कुकेली, स्पाइरोप्लाज्मा कुकेली इज़ रिस्पांसिबल फॉर कॉर्न स्टंट डिजीज़। यहाँ तक तो स्टेटमेंट दे दिया गया, ठीक है। एक फास्टिडियस वेस्कुलर कोलोनाइजिंग बैक्टीरिया है, जिसको क्या कहते हैं? स्पाइरोप्लाज्मा कुकेली बोलते हैं। यह कॉर्न के अंदर स्टंट रोग के लिए ज़िम्मेदार होता है। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि ये जो कॉर्न स्टंट डिजीज़ होती है, जो कि इस बैक्टीरिया की वजह से लगती है, इसको फैलाता कौन है? इसका वेक्टर कौन है? तो याद रखना, इसका जो वेक्टर है बेटा, ऑप्शन एक बार पढ़ते हैं फिर समझ में आएगा। ऑप्शन क्या-क्या है? एक तो है पेरेग्रिनस मेडिस, पेरेग्रिनस मैनिडिस, इसके अलावा एफिस, एफिस क्रेसिवोरा है, इसके अलावा क्या है? डालबुलस मेडिस है और इसके अलावा क्या है? फ्रैंकली फ्रैंकलिनिएला स्कल्टज़ी। तो याद रखना कि इसमें जो बेटा आपका ऑप्शन नंबर सी है, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। डालबुलस जो मेडिस होता है, ये एक वेक्टर होता है जो कि क्या करता है? कॉर्न स्टंट डिजीज़ को फैलाने का काम करता है। समझ गए बेटा यहाँ तक बात? इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें जो दी गई थी, उसको एक-एक करके पढ़ लेते हैं। जैसे कि दिया गया था पेरेग्रिनस मेडिस, पेरेग्रिनस जो मेडिस होता है, ये जो मेज के अंदर जो मोज़ेक वायरस होता है, उसको फैलाने का काम करता है। इसके अलावा बेटा जो एफिस क्रोसिवोरा है, एफिस क्रोसिवोरा ये कई तरीके के वायरस को फैलाता है, जैसे ग्राउंड नट के अंदर जो रोसेस डिजीज़ लगती है, उसको भी फैलाता है। इसके अलावा जो पपाया और काउपी के अंदर जो मोज़ेक होता है, उसको भी ये फैलाने का काम करता है। बाकी अगर हम बात करें तो फ्रैंकलियाना स्कल्टज़ी जो है, ये बड नेक्रोसिस जो ग्राउंड नट के अंदर लगता है, उसको फैलाने का काम करता है। बाकी मैंने इसको तो बता ही दिया कि ये क्या करता है, कैसे करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वाँ क्वेश्चन। कह रहा है कि बनाना बंची टॉप जो है, बनाना बंची टॉप जो है, ये एक तरीके का वायरस डिज़ीज़ है। यहाँ पर सभी वायरल डिज़ीज़ दिए गए हैं और यहाँ पर उनके वेक्टर्स दिए गए हैं। हमको एक-एक करके पढ़ना है और सही आंसर बताना है। कह रहा है कि बनाना जो बंची टॉप वायरस है, ये किसकी वजह से फैलता है? तो ये बेटा फैलता है पेंटालोनिया नाइग्रोनर्वोसा की वजह से फैलता है। सिट्रस ट्रिस्टिजा जो होता है, ये सिट्रस ट्रिस्टिजा जो होता है, ये भी एक तरीके का वायरस होता है, डिवास्टेटिंग वायरस होता है, जो सिट्रस के पौधों को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। ये एक एफिड की वजह से फैलता है और उस एफिड का नाम क्या है? उस एफिड का नाम है टॉक्सोप्टेरा ओरेंटी। क्या होता है? टॉक्सोप्टेरा ओरेंटी इसका नाम होता है। पोटैटो लीफ रोल जो वायरस है, पोटैटो लीफ रोल जो है, ये जो बीमारी होती है, ये भी एक तरीके के वायरस की वजह से होती है और ये कौन फैलाता है? ये बेटा फैलाता है मैजस पर्सिकी फैलाता है। इसके अलावा काउपी का जो मोज़ेक होता है, वो एफिस एफिस क्रेसिवोरा फैलाता है। बाकी कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ए किस पे जा रहा है? थर्ड पर जा रहा है। तो ए थर्ड पर ऑप्शन नंबर ए में जा रहा है, हमको आगे कुछ करना ही नहीं है, एक ही बार में हमारा ऑप्शन सही हो गया। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रस्ट डिजीज इन व्हीट। गेहूं के अंदर जो रस्ट डिजीज लगती है, उसको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। जो रस्ट लगता है बेटा, वो कई तरीके का होता है। ब्राउन रस्ट होता है, येलो रस्ट होता है, ब्लैक रस्ट होता है, स्ट्रिप रस्ट होता है। इस तरीके के अलग-अलग रस्ट होते हैं, आपको देखने को मिलते हैं गेहूँ के अंदर। तो यहाँ पर कह रहा है कि ब्राउन या फिर जो लीफ रस्ट होता है, वो काज़्ड बाय पक्सिनिया रिकोन्डिटा ट्रिटिसाई, पक्सिनिया रिकोन्डिटा ट्रिटिसाई की वजह से ये लीफ रस्ट या फिर ब्राउन रस्ट फैलता है। ये बात जो बेटा कही जा रही है, इस बात में किसी भी तरीके की कोई संशय वाली बात नहीं है। ये बिल्कुल सही है। समझ गए? आगे बात करते हैं, क्या कह रहा है? कह रहा है कि येलो रस्ट इज़ द
अर्लीस्ट रस्ट टू अपीयर ऑन द व्हीट क्रॉप इन इंडिया। कह रहा है कि पीला जो रस्ट है ये सबसे पहले दिखाई देने वाला रस्ट है। ये बात जो कही जा रही है बेटा गलत है, क्योंकि सबसे पहले बेटा येलो रस्ट नहीं आया था। ये जो ब्राउन या लीफ रस्ट है ये सबसे पहला रस्ट है जो कि इंडिया में रिपोर्ट किया गया था। इसके अलावा ब्राउन रस्ट जो होता है वो प्रोड्यूस ब्राइट ऑरेंज, ब्राउन है बेटा तो ऑरेंज कलर का यहाँ पर बात करी जा रही है। स्टार्टिंग में ये ब्राइट ऑरेंज यूरिडिनल पस्चूल्स स्कैटर्ड मेनली ऑन द लीफ। ये ब्राउन रस्ट जो होता है पहले ऑरेंज कलर का आता है, फिर धीरे धीरे ये ऑरेंज कलर ब्राउन होते जाता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको समझ में आएगा कि पहली बात भी सही है और तीसरी बात सही है, दूसरी बात हो जाएगी गलत। तो इसमें हमको करेक्ट खोजना था, तो पहला और तीसरा करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब इसको ध्यान से थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। वैसे मैंने कई बार इसको समझाया भी है, लेकिन हम एक बार इसको फिर से समझ लेंगे। फिर से जब हम समझेंगे बेटा तो ब्राउन रस्ट जब आप देखते हो जिसको लीफ रस्ट बोला जाता है, तो कुछ इस तरीके से होता है। पहले क्या होता है, पहले ऑरेंज कलर के इसमें क्या आते हैं, पहले ऑरेंज कलर के इस पे रस्ट लगते हैं, स्पॉट लगता है, और ये धीरे 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 थोड़ा सा जो स्पॉट हैं ये बड़े होते जाते हैं और इनका कलर जो है वो ऑरेंज से ब्राउन कलर का होने लगता है। इसको लीफ रस्ट भी बोला जाता है। इसके अलावा जो येलो रस्ट होता है बेटा इसको हम स्ट्रिप रस्ट भी बोलते हैं। इसको स्ट्रिप रस्ट क्यों कहते हैं? स्ट्रिप का क्या मतलब होता है? स्ट्रिप का मतलब होता है बेटा पट्टी। पट्टी आप समझते हो? पट्टी यानी कि एक सीधी लाइन, इस तरीके से जो टेप होता है वो एक तरीके की एक स्ट्रिप ही होती है। तो एक स्ट्रिप होता है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो इसमें जो स्पॉट बनते हैं रस्ट वाले वो एक लाइन में बनते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना, ये पूरी एक लाइन बन रही है। इसमें ऐसे इस तरीके से ऐसे धब्बे नहीं बनते हैं ऐसे गोल गोल से। इस तरीके से यहाँ पर जैसे इसमें ब्लैक और ब्राउन में लगता है धब्बा, इस तरीके से धब्बा नहीं होता, इसमें ऐसे लंबे से स्ट्रिप होते हैं। तो इसको येलो रस्ट या फिर स्ट्रिप रस्ट बोला जाता है और ये भी फैलता है। समझ गए? इसके अलावा यहाँ पर ब्लैक रस्ट होता है। ब्लैक रस्ट में इस तरीके से आपको ये ब्लैक ब्लैक कलर के आपको रस्ट देखने को मिलते हैं। समझ गए बेटा यहाँ तक बात? अगला और 10वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि राइस ब्लास्ट जो डिजीज है, ये कह रहा है कि राइस ब्लास्ट इज कॉमनली रेफर टू एज द रिच मैन डिजीज इन एग्रीकल्चर पैथोलॉजी। ये बात जो कही जा रही है बिल्कुल सही है, क्योंकि राइस ब्लास्ट की वजह से क्या होता है कि धान के अंदर थोड़ी सी क्वालिटी इसकी रिड्यूस होती है, थोड़ी सी क्वालिटी ब्लैक सी हो जाती है और चावल कहीं कहीं हल्का हल्का सा ब्लैक स्पॉट होता है, बाकी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो इसको जो गरीब लोग होते हैं वो थोड़ा सा कंज्यूम कर सकते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन अगर थोड़ी सी गड़बड़ है तो थोड़ा सा सस्ता चावल खरीद के वो खा सकते हैं। बाकी जो अमीर लोग हैं जिनको बिल्कुल शुद्ध चमकीला चावल चाहिए, इसीलिए इसको रिच मैन डिजीज बोला जाता है। अगला क्या है, तो ये बात इसमें सही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कह रहा है कि जो पैथोजन है पायरिपोलोरिया ओराइजी एक्सक्लूसिवली अटैक क्रॉप ग्रोन इन हाईली सैलाइन सॉइल कंडीशन। ये बात जो कही जा रही है बिल्कुल गलत है। इसको हम रिच मैन डिजीज कहते हैं क्योंकि इसकी जो सीवियरिटी होती है वो क्या होती है, एक्सेस एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन एप्लीकेशन। जब हम ज़्यादा नाइट्रोजन एप्लीकेशन करते हैं तो इसकी वजह से ये चीज़ फैलती है। जैसे मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, आप लोगों ने मुझसे अगर सॉइल साइंस पढ़ा होगा तो सॉइल साइंस में मैंने बोला था कि अगर हम नाइट्रोजन एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा, जितनी रिक्वायरमेंट अगर हमने उससे ज़्यादा नाइट्रोजन दे दिया अपने खेत में, तो इससे एक समस्या होती है। और वो समस्या क्या होती है कि हमारा जो धान का पौधा है उसके अंदर रोग प्रतिरोधी क्षमता घट जाती है। तो उसको रिच मैन डिजीज इसकी वजह से भी बोलते हैं। अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे, सर जी आपने वो भी बोला था, आपने ये भी बोला था। तो बेटा जो राइस ब्लास्ट होता है, एक तो नाइट्रोजन की अधिकता से होता भी है, और अगर कभी राइस ब्लास्ट वाले डिजीज के धान को अगर आप देखोगे तो ऊपर जो धान का हस्क होता है ना, उस पे भी ब्लास्ट वाले सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। नॉर्मल जो धान होता है वो हल्का सा पीला ब्राउन कलर का आपको देखने को मिलता है, लेकिन जब ये जब ब्लास्ट लग जाता है तो ये ब्लास्ट वाले सिम्टम आपको धान के छिलके के ऊपर भी लगते हैं। मैंने इस वजह से आपको ये चीज़ बताई है, तो कंफ्यूज नहीं कर देना कि रिच मैन और ये और वो, तो उससे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। नाइट्रोजन की अधिकता से होता है और इस तरीके की समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। समझ गए बेटा? तो ये बात जो कहा जा रहा है कि ये जो होता है सैलाइन कंडीशन की वजह से, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन की अधिकता से ये समस्या हो रही है, ना कि सैलाइन कंडीशन की वजह से हो रही है। तो ये तो हो गया गलत। असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है। असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर सी। समझ गए बेटा यहाँ तक की बात? तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए
आपके जो सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसके अलावा बेटा देखो, मैंने सोचा था कि आपको मैं 20 क्वेश्चन पढ़ाऊँगा, लेकिन थोड़ा-सा आज पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। आज पहले-पहले दिन, एक तो बहुत दिन बाद मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को 20 क्वेश्चन पढ़ाऊँगा, लेकिन आज ये 10 क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ। आगे से मैं धीरे-धीरे प्रयास करूँगा कि रूटीन हो जाए प्रॉपर तरीके से, क्योंकि उधर थोड़ा-सा काम ज़्यादा था, फिर बीच में ट्रांसफ़र हो गया, तो ये तमाम समस्याएँ थीं। थोड़ा-सा सेटअप भी इधर-उधर हो रहा है। वैसे समझो कि मैं ज़मीन पर फर्श पे बैठ के पढ़ा रहा हूँ। तो थोड़ा-सा मैनेज करना, बाकी धीरे-धीरे चीज़ें सेट हो जाएँगी, अच्छे से आपकी क्लास चलने लगेगी। बाकी अगर आप हमारा कोर्स परचेज़ करना चाहते हो, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि 9792 771793 इस नंबर पर आप कॉल करके, चाहे व्हाट्सएप पे मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हो। मात्र 1000 रुपए में विधिवत तरीके से आप पढ़ सकते हो। पूरा एग्रीकल्चर बेसिक से एडवांस लेवल तक अच्छे से पढ़ाया जाएगा। साथ में आपको नोट्स भी मिलेगी। हर एग्ज़ाम को साथ में लेकर ध्यान से इसको पढ़ाया गया है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। पूरा एग्रीकल्चर अच्छे से यहाँ पर तैयार करा दिया जाएगा बाइलिंगुअल भाषा में। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।